नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करेंगे उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की, साथ ही प्रयास करेंगे यह जानने का कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र का सियासी पारा क्या कहता है, किस राजनीतिक दल के किस खास इलाके में क्या समीकरण है, विकास के वो वादे जो 5 साल पहले किए गए थे कितने पूरे हो पाए और क्या सोचते हैं उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के मतदाता। इसके अलावा हम प्रयास करेंगे यह जानने का कि इस बार चुनाव से पहले उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय क्या है, साथ ही देखेंगे क्या कहती है उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की जनता। यहां इस बार वर्तमान सांसद की क्या स्थिति है और किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को मिलेगी जीत या फिर किसी और की जागेगी किस्मत। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, मतदाताओं का समीकरण क्या है। यहां उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 16,47,356 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,43,216 और महिला मतदाताओं की संख्या 8,04,065 है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उज्जैन लोकसभा सीट के कुल 2,066 मतदान केंद्रों पर 16 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और आइए अब देखते हैं कि उज्जैन लोकसभा सीट में कितने जिले हैं, कितने जिलों की सीमाओं में फैली हुई है उज्जैन लोकसभा सीट और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट 2 जिलों की सीमाओं में फैली हुई है। इनमें उज्जैन और रतलाम जिले शामिल हैं। उज्जैन लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट में उज्जैन जिले की 7 और रतलाम जिले की 1 विधानसभा सीट शामिल है। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा में नागदा खाचरौद, महिदपुर, तराना, घट्टिया, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण और बड़नगर एवं रतलाम जिले की आलौट विधानसभा शामिल है। और आइए अब देखते हैं कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में से कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल का कब्जा बरकरार है और क्या समीकरण रहे हैं राज्य विधानसभा चुनाव के विधानसभा सीटों को लेकर। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर, महिदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बहादुर सिंह चौहान, तराना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के महेश परमार, घटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के रामलाल मालवीय, उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पारस चंद्र जैन, उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ही मोहन यादव, बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मुरली मोरवाल और आलोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मनोज चावला इस समय विधायक हैं। और ये विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं उसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहे हैं, किस राजनीतिक दल ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद में जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है या फिर किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को जीत मिली और किसे मिली थी हार। उज्जैन लोकसभा सीट पर लंबे समय तक एक व्यक्ति का कब्जा रहा है। 1989 से 2009 तक इस सीट पर सत्यनारायण जटिया ही सांसद रहे हैं। 2004 के चुनाव में उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण जटिया 3,69,744 वोट पाकर विजयी रहे हैं और जीत का यह क्रम तब तक बरकरार रहा। और 2004 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को 2,99,341 वोट मिले थे। 2004 के चुनाव में उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में 1,446 मतदान केंद्र थे और तब इस सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। बात करें 2009 के चुनाव परिणाम की,
तब इस चुनाव में जीत का यह सिलसिला रुका और परिणाम बदले। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू 3,26,905 वोट पाकर के जीत पाने में कामयाब रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण जटिया को 3,11,064 वोट मिले थे। 2009 के चुनाव में उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में 1,583 मतदान केंद्र थे और तब इस सीट से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। लेकिन कांग्रेस की जीत का यह सिलसिला लंबा नहीं चल पाया और 2014 के चुनाव परिणाम में कुछ और तस्वीर सामने आई और 2014 के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इस चुनाव में भाजपा के चिंतामणि मालवीय 6,41,101 वोट पाकर विजयी रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को 3,31,438 वोट ही मिल पाए थे। 2014 के चुनाव में लोकसभा क्षेत्र से 1,824 मतदान केंद्र थे और तब इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में थे। और हम बात करेंगे अब कि पिछले चुनाव परिणाम के बाद उज्जैन लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और वो कौन सा राजनीतिक दल है जो अभी प्रत्याशी चयन नहीं कर पाया है, और जिस दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है उस दल से कौन कौन दावेदार हैं और कौन कौन से चेहरे हैं जो दावेदारी के रूप में सामने आ रहे हैं। उज्जैन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस सीट से भाजपा ने वर्तमान सांसद चिंतामणि मालवीय को टिकट न देकर पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस में दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे नीतीश सिलावट के लिए भी टिकट की मांग की जा रही है, तो वहीं सीमा परमार के साथ साथ कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, बाबूलाल मालवीय और जितेंद्र गोयल भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उज्जैन लोकसभा सीट के सियासी पारे को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं हमारे ब्यूरो हेड प्रसन्न शहाणे जी। प्रसन्न जी, उज्जैन लोकसभा सीट में आज जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। लेकिन वो सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यदि यहां से वर्तमान सांसद चिंतामणि मालवीय का टिकट काटा है, इसको क्या समझा जाए कि क्या जो सर्वे हुआ था उसमें उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी या फिर उन्हें किसी और लोकसभा सीट से उतारने की तैयारी है? सूरज जी, मुझे लगता है कि चिंतामणि मालवीय को रिपीट करना था, क्योंकि आप भी जानते हैं और मीडिया में हम सब जानते हैं कि उनकी सक्रियता कितनी रही है। उज्जैन जैसी लोकसभा से वो मतलब अमूमन हमको देखने में आता था कि वो बयान जारी करते थे, वहाँ पर वो कामकाज करते थे, और लोकसभा में हो या राष्ट्रीय स्तर के डिबेट्स हों, चैनल्स के डिबेट्स हों, तो बाकायदा वो पूरे 5 साल जनता के बीच बने रहे। बिल्कुल। और हम उसका आकलन इस बात से भी कर सकते हैं कि उनको जो राशि भी दी गई थी क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें भी उन्होंने अच्छी खासी राशि खर्च की है। मुश्किल से 2-3%, 4% मुझे लगता है कि राशि खर्च होना बची होगी, लेकिन उन्होंने राशि भी खर्च की है, जनता के बीच उनकी मौजूदगी भी रही है। और ऐसी कोई शिकायतें संगठन तक, पार्टी तक या केंद्रीय नेतृत्व तक उनकी नहीं पहुंची कि वो उन्होंने काम नहीं किए हैं, या तमाम दूसरे तरह के जो आरोप कई बार नेताओं पर लगते हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, वो भी उन पर नहीं थे। और पढ़े लिखे प्रोफेसर व्यक्ति हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से 5 साल अपना क्षेत्र संभाला और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तो एक बार उनको मौका देना था, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे प्रसन्न जी, लेकिन इस समय फोन लाइन पर हमारे संवाददाता उज्जैन से बने हुए हैं वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र, यदि हम बात करें उज्जैन लोकसभा सीट के सियासी पारे समीकरण को लेकर के, तो क्या कुछ कारण माने जा सकते हैं कि चिंतामणि मालवीय को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया है, और साथ ही अनिल फिरोजिया की दावेदारी मजबूत थी, उन्हें टिकट मिल गया है, अब जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है इस बात को लेकर? उज्जैन आलोट संसदीय सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक संघ से राजनीति करने वाले प्रोफेसर वर्तमान सांसद चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया गया था, और उनकी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर दर्ज की गई थी। 3,34,000 करीब वोट से सांसद चिंतामणि मालवीय की जीत हुई थी, और उसके बाद से सरल के रूप में पहचान रखने वाले सांसद चिंतामणि मालवीय ने काम किए। बाकी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जहां पर उनकी बेवा की शब्दों को लेकर वह चर्चा में रहे, बयानों को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या महाकालेश्वर मंदिर में पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज
या बदतमीजी के मामले को लेकर वो सुर्खियों में रहे, और इसके बाद जो है संगठन ने उनका टिकट काट कर जो है तो वीरेंद्र अनिल फिरोजिया को टिकट देने के बाद में क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं वहां पर? कहीं ना कहीं उज्जैन आलोट संसदीय सीट की अगर बात करें तो मालवीय अजा वर्ग के जो वोटर हैं वो करीब 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं, उनमें नाराजगी थी। भास्कर न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था, और उसके बाद में जो है उज्जैन आलोट संसदीय सीट को छोड़ने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भास्कर न्यूज चैनल प्रसन्न जी, वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। संज्ञान में लिया है, और शाजापुर देवास संसदीय सीट पर उनको दावेदार में विश्वास दिलाया था। ठीक जी प्रसन्न जी। वीरेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, हेलो आवाज आ? हाँ जी सर। मैं पूछना चाह रहा था कि फिरोजिया जी तो पिछले 5 साल के बाद पिछले 10 सालों में ऐसा वो चेहरा नहीं रहे कि उनको इतने बड़े संसदीय क्षेत्र के लिए बीजेपी उतारे, तो क्या वजह रही कि फिरोजिया को टिकट देना पड़ गया बीजेपी को? फिरोजिया एक्चुअली मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थक रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के टिकट वितरण को लेकर नाराजगी बनी हुई थी। वो थावरचंद जी गहलोत जो केंद्रीय मंत्री हैं, वह अपने पुत्र और समर्थक के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया वह अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह सीट बड़ी विवादित स्थिति निर्मित हो रही थी इस सीट पर, और फिर इसका समस्या का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान के समर्थक के रूप में पहचाने जाने वाले अनिल फिरोजिया को जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इनके नेता के तौर पे इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं कि वहाँ के स्थानीय नेता, इनकी कोई उपलब्धियां हैं क्या? अनिल फिरोजिया की अगर बात करें, अनिल फिरोजिया तराना विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ के विधायक रहे हैं, और ऐसी कोई उपलब्धि, ऐसी कोई सौगात तराना विधानसभा को नहीं दे पाए हैं कि जिसमें अनिल फिरोजिया एक मजबूत दमदार नेता के रूप में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रह पर जीत दिला सके पार्टी को, और यहाँ पर काम कर सकें। क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजदीकी के कारण उनको टिकट मिला है, और शिवराज सिंह चौहान की अनुशंसा के बाद ही यह टिकट फाइनल हुआ है। वीरेंद्र, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने अभी तक अपना दावेदार जो है उनमें से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया। यदि हम बात करें, नीतीश सिलावट का नाम सामने आ रहा है, और सीमा परमार का नाम सामने आ रहा है, करण कुमारिया का नाम जोर शोर से चल रहा है, और जहां बात की जा रही है नीतीश सिलावट की या सीमा परमार की, तो इनका कहीं विरोध भी देखा जा रहा है कि सार्वभौमिक नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी क्या करण कुमारिया की मानी जा सकती है यहाँ से? कांग्रेस ने फिलहाल देखा तो करीब 3 लाख से ज्यादा जो वोटर मालवी वली समाज के हैं, उनको साधने के तौर पर कांग्रेस ने जो है ऐसे उम्मीदवार की तलाश की है कि जिससे इन वोटों को साधा जा सके, और उज्जैन आलोट संसदीय सीट जो है कांग्रेस में के खाते में जा सके। उसी को लेकर बाबूलाल मालवीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के तौर में रहे हैं। सबसे पहले उनको दिग्विजय सिंह समर्थक के रूप में माना जाता है। उनका टिकट फाइनल नंबर 1 पर माना जा सकता है। सेकंड पोजीशन पर, दूसरे पायदान पर जो है कांग्रेस के ही करण कुमारिया हैं। करण कुमारिया जिला पंचायत में वर्तमान और जितेंद्र गोयल की क्या स्थिति मानी जा सकती है वहां पर? जितेंद्र गोयल सर एक्चुअली नवीन कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के सामान्य पदों पर रहकर ही काम किया हुआ है। इस कारण से जो है अभी फिलहाल जो वर्तमान में 2 ही प्रत्याशी मजबूत हैं, बाबूलाल मालवीय जो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। दिग्विजय सिंह जी उनके लिए टिकट का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश सिलावट जी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र हैं, बाहरी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो है रिस्क लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। चलिए वीरेंद्र, एक और बात की, अभी तक वहां पर एक लंबा अरसा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। 2009 में समीकरण बदले कि वहां से प्रेमचंद गुड्डू सांसद बने कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन वो जीत का सिलसिला बरकरार नहीं रहा है। क्या लगता है कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इस बार क्या कुछ मन बना रखा है? क्या परिवर्तन चाहते हैं, या फिर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि पिछले चुनाव में जो 3,34,000 मतों का अंतर था जीत और हार में, वो कैसे पट पाएगा यदि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाती है? तब भी कांग्रेस का वही
फैक्टर है, कांग्रेस उसी को लेकर मान रही है कि मालवीय भले ही समाज के प्रत्याशी को अगर हम बाबूलाल मालवीय को यहाँ से उतारते हैं अपने प्रत्याशी के रूप में तो स्वाभाविक है कि जीत हमको मिलेगी। वहीं कांग्रेस के कर्ण कुमारिया जो स्थानीय हैं, रहवासी हैं, इनको उतारते हैं तो हमारे जो है जीत होगी। इसी को लेकर जो है कांग्रेस प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है वीरेंद्र शर्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। प्रसन्न जी, जिस तरह के समीकरण वहां सामने आ रहे हैं, हम पिछले चुनाव का जो हमने विश्लेषण देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में हार और जीत का अंतर 3,34,000 वोटों का था। उस प्रत्याशी को जो 3 लाख से ज्यादा मतों से जीता था, भाजपा ने मौका नहीं दिया है और अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। क्या समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है या फिर कोई ऐसा उम्मीदवार वहां से उतारना चाहती है कांग्रेस कि वो अनिल फिरोजिया को टक्कर दे सके और 3,34,000 जो वोटों का अंतर था उसे पाटा जा सके? मुझे लगता है सूरज जी कि ये जो आपसी इनकी जो खींचतान है ना कांग्रेस की, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिरादित्य के समर्थक के तौर पर तुलसी सिलावट अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। हाँ। दिग्विजय सिंह अपने समर्थक के लिए मांग रहे हैं। वहाँ काम जो कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो अलग मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो खींचतान मची है, मुझे लगता है चेहरे इनके अलावा वहाँ है नहीं। मतलब अगर बाहरी कोई व्यक्ति वहाँ आता है तो बात अलग है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का चल रहा था कि उनको उज्जैन से उतारा जाएगा। हाँ। लेकिन वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और उनकी पत्नी का भी कल प्रियदर्शनी जी के लिए मना कर दिया है बाबरिया ने। तो इसका मतलब ये है कि गुना से ही लड़ेंगे। अब इस सीट पर जब बात आएगी तब कांग्रेस क्या निर्णय लेती है देखना पड़ेगा, क्योंकि 2009 के बाद जीते थे प्रेमचंद गुड्डू, उसके पहले बीजेपी के पास थी, अब बीजेपी के पास ये सीट है। तो बीजेपी के सामने भी चुनौती कि वो सीट बचाएं और कांग्रेस के सामने चुनौती कि अगर कद्दावर चेहरा नहीं उतार पाती है कांग्रेस उज्जैन जैसी जगह पर, जहाँ और अब चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार भी उनकी है, कामकाज भी कर रहे हैं, किसानों के लिए जो वादे वो कर रहे हैं कि हमने इतना कर दिया, हमारे 100 दिन की सरकार ने इतने वादे पूरे किए। तो ये जब लोकसभा में चीज़ें जाएंगी और उसके बाद अगर कांग्रेस नहीं जिता पाती तो बड़े बड़े नेताओं की नाकामी ही से माना जाएगा। ठीक है, एक और बात प्रसन्न जी यहाँ सामने ये आती है कि एक बहुत लंबा अरसा रहा है जब इस सीट पर, इस लोकसभा सीट पर सत्यनारायण जटिया काबिज रहे हैं और वो जनता के बीच रहे, जनता के लिए उन्होंने काम किए, जनता ने लगातार उन्हें दशकों तक अपने क्षेत्र का सांसद बनाए रखा है। एक प्रत्याशी कांग्रेस को ऐसा मिला, हम बात करें प्रेमचंद गुड्डू की, जिन्होंने उस जीत को भाजपा के उस अजयगढ़ में जाकर के अपना झंडा फतेह किया और अपना झंडा गाड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस जीत को, जो कांग्रेस की जीत को, उस सिलसिला को रोक दिया और एक ही बार वहां से बहुत लंबे अरसे के बाद में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली थी। वर्तमान की हम बात करें कि चिंतामण मालवीय ने जो काम किए हैं, जो प्रस्तुति वहां पर रही, हालांकि सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे हैं, विवादों से उनका नाता नहीं छूटा, लेकिन जनता के बीच उनकी पैठ रही है। इस सब के बावजूद यदि आज ये स्थिति की, जो उनके समर्थक थे, लोग पार्टी के समर्थक होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति भी लोगों की एक आस्था होती है कि वो उनके क्षेत्र के सांसद हैं। ऐसी स्थिति में यदि चिंतामण मालवीय को टिकट न देकर अनिल फिरोजिया को उतारे जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? मुझे लगता है कि उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अनिल फिरोजिया इतना बड़ा नाम भी नहीं है उस क्षेत्र में कि वो एक सांसद के तौर पर चुनाव लड़े। मैं रोकना चाहूंगा प्रसन्न जी, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बने हुए हैं घटिया से कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय जी। रामलाल जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद जी माननीय डॉक्टर चिंतामणि मालवीय इतने लोकप्रिय होते, 3.5 लाख से चुनाव जीते थे, आज अगर उनने क्षेत्र में कोई काम किया होता या उनकी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई काम किया होता तो उनको इतने सांसदों के टिकट काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज देश में माननीय राहुल गांधी जी की लहर है और आने वाले समय में उज्जैन से कांग्रेस का सांसद जीत कर जाएगा और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रामलाल जी, एक सवाल जानना चाहूंगा कि कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कारण माना जाए कि दावेदार बहुत सारे हैं, फिर उचित चेहरा नहीं मिल रहा, जिताऊ चेहरा कांग्रेस को? कांग्रेस अतिशीघ्र अपना उम्मीदवार घोषित करने वाली है। जी रामलाल जी, हमारे साथ प्रसन्न जी भी हैं। प्रसन्न जी, रामलाल मालवीय जी विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। मालवीय जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने जैसा कहा कि उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन जो उनका ब्यौरा आया है सांसद निधि के खर्च का, उसमें से बहुत अच्छा ब्यौरा है। करीब 18-19 करोड़ रुपए उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किए और आप कह रहे काम नहीं किया। पूरे लोकसभा की बात के अलावा मैं केवल एक घटिया विधानसभा क्षेत्र का एक गांव बिछड़ोद उन्होंने गोद लिया था। जी बिछड़ोद, आप उसमें लिख लीजिए बिछड़ोद। अगर इन्होंने बिछड़ोद में
5 साल में गोद लेने के बाद कोई विकास का कार्य किया हो तो मुझे आप आके बता दें, या सांसद जी मेरे साथ बैठ के बात कर लें। चलिए रामलाल जी, एक और बात की, विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अपेक्षित नहीं रहे। वहां से 5 सीटें, उज्जैन लोकसभा सीट से, क्षेत्र से जो 5 सीटें थी वो कांग्रेस जीत पाई थी, वहां 3 सीटें वहां से जीत पाई थी। लेकिन इस सबके बावजूद क्या तैयारी है कांग्रेस की कि पिछले चुनाव का जो इतना बड़ा अंतर था उसे कम कर सकें या जीत हासिल कर सके? क्या तैयारी है कांग्रेस की? उज्जैन लोकसभा में 5 विधायक कांग्रेस के हैं जी, 3 भारतीय जनता पार्टी के, और आज निश्चित रूप से जहाँ 3 जगह हम लोग नहीं जीत पाए वहां भी कांग्रेस का सांसद जीतेगा। आने वाले समय में आप देख लीजिए 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो उज्जैन का सांसद कांग्रेस का होगा। चलिए रामलाल जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसका फायदा मिलेगा वहां से कांग्रेस प्रत्याशी को? निश्चित रूप से मिलेगा। कितना? क्योंकि अभी तक जो चीजें जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने जो वचन पत्र में बातें कही थी वो पूरी नहीं हुई हैं। घोषणा पत्र के वचन पत्र के अनुसार किसानों का कर्जा माफ किया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने की बात की थी, युवाओं को बेरोजगार युवाओं का रोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता देने की बात की है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देने की बात की है, और साथ ही जो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जो बढ़ी हुई है उनको 600 रुपए देने का काम किया है। ये काम माननीय कमलनाथ जी ने अभी पिछले 3 महीनों में किया है। मालवीय जी, लेकिन अभी गौशाला नहीं खुली है और बीजेपी आरोप लगा रही कि एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ है, गौशाला भी कहीं नहीं खुली है। मेरे विधानसभा में 10 गौशालाओं का भूमि पूजन करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ करा दिया है। मेरी विधानसभा में, मैं घटिया विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 10 गौशालाओं का काम प्रारंभ करा दिया है, और 11,000 किसानों का कर्जा माफ अकेले घटिया विधानसभा में हुआ है, जिनके प्रमाण पत्र हम लोगों ने बांटे। जी, चलिए रामलाल मालवीय जी, बहुत धन्यवाद भास्कर से जुड़ने के लिए आपका। तो प्रसन्न जी, जिस तरह से रामलाल मालवीय जी जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार फिर बहुत लंबे अरसे बाद जो 2009 में क्रम बना था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसको रोक लगाते हुए प्रेमचंद गुड्डू वहां से सांसद बने थे, इस बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिलेगी, कितना दम लगता है उनकी बातों में? अब मुझे जो लग रहा है कि बातचीत तो खैर होती है, क्योंकि नेता लोग हैं और राजनीति है, तो बातचीत तो वो करेंगे, लेकिन जनता असलियत जानती है। और जिस तरह से खासतौर पर हम कह भी रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे बहुत कम होते हैं लोकसभा के चुनाव में, राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस होता है। और चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जो कुछ कर पा रहे हैं, या जिस तरह से देश पिछली 2-3 घटनाओं पर पूरी तरह से आंदोलित हुआ था, पूरे देश में उबाल आया था, वो भी कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में बैठा हुआ होता है। और जब मतदान होता है तो सोचते सोचते भी अगर वो चीज़ उसको याद आती है जिसके कारण उसको अच्छा लगा था, जो फैसले अच्छे लगते हैं नेताओं के, सरकार के, तो निश्चित तौर पर वो मतदाता उस तरफ बिना सोचे समझे चला जाता है। और एक बात और है कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों की बड़ी तादाद है। हाँ। तो ऐसे में ये जो राजनीतिक समीकरण है, ये देखना ही बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी ये जो जातिगत समीकरण है इनको किस तरह से मैनेज करती है इन चीज़ों को। एक और बात जो आपने कही प्रसन्न जी के जातिगत समीकरण के आधार पर वहां से राजनीतिक दल अपना टिकट देंगे, लेकिन उसी चीज को तय करते हुए अभी कांग्रेस में जो मंथन चल रहा है, हम बात करें दिग्विजय सिंह के समर्थक बाबूलाल मालवीय की बात करें, या फिर हम बात करें कि वहां से जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है वो इस समय चल रहा है करण कुमावत का, जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं वहां से। तो क्या जातिगत समीकरण के आधार पर ही ये चीजें की जाती हैं हर विधानसभा में या उज्जैन लोकसभा सीट में, केवल इसलिए कि वहां मालवीय समाज के मतदाता अधिक हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सत्यनारायण जटिया जो लगातार वहाँ से सांसद रहे, और जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में कहा कि व्यक्ति विशेष का गढ़ बन के रह गया था, तो यही कारण थे कि जो जातिगत समीकरण है वो पूरी तरह उस दौरान बीजेपी के फेवर में थे और लगातार उन्हें जीत मिलती रही। और वो मिथक टूटा भी 2009 में जाके, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार चिंतामण मालवीय खड़े हुए और वहाँ से वो जीते। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि काम काज और समाज में रहना, ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन जातिगत समीकरण जिस भी पार्टी ने साध ली है, मुझे लग रहा है सांसद वहीं बनेगा। ठीक है, चलिए प्रसन्न जी, जिस तरह से आपने जो चीज़ें कही कि वहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर भी चीज़ें हो सकती हैं, और वर्तमान जो सांसद रहे हैं अभी तक वहाँ पर चिंतामण मालवीय, उनको टिकट नहीं मिला है, तो उसके पीछे भी जो चीज़ें कारण रही हैं कि जो भी कारण रहा है, और उन चीज़ों को लेकर के सामने आ जाना चाहिए था। प्रसन्न जी, बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और अब चूंकि हम बात करेंगे कि भास्कर न्यूज ने स्थानीय स्तर पर जाकर के जब चर्चा की है, स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से बात की है, तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से बात की है, और अपना एक मन मीटर तय किया, और यह मन मीटर भास्कर न्यूज जनता के सामने रखता है। और भास्कर न्यूज के मन मीटर के मुताबिक जो वहां के उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय है,
वह राय भास्कर न्यूज इस आंकड़े के साथ जनता के बीच रख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के जो दावेदार हैं, इनमें से किसी एक को अवसर मिलता है तो वहां पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। और लगभग 50% का यह आंकड़ा भास्कर न्यूज जनता के सामने रखता है और यह कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि पिछला चुनाव जो था वह एक तरफा था और वहां जीत और हार का अंतर लगभग 3,34,000 वोटों का था। उसके बावजूद आज यह स्थिति है कि उस प्रत्याशी को दोबारा वहां से अवसर नहीं दिया है। देखने वाली बात होगी कि क्या चिंतामण मालवीय को किसी दूसरे क्षेत्र से प्रत्याशी बना के उतारा जा रहा है या फिर वास्तव में उनकी रिपोर्ट से ऐसा कुछ हासिल हुआ था, उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ था कि भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन संसदीय क्षेत्र से उन्हें नहीं उतारा है। मनमीटर में आज बस इतना ही। कल फिर मध्य प्रदेश की एक और लोकसभा सीट के समीकरण के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक मनमीटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।